लघु सिद्धांत कौमुदी स्त्री प्रत्यय प्रकरण में आपका पुनः इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर उज्ज्वल गोस्वामी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से आज एक नवीन सूत्र प्रयोग को लेकर यहाँ इस वीडियो में प्रस्तुत हूँ। सूत्र है ययश्च। इसकी यदि वृत्ति देखें तो ययंतात स्त्रियाम गी पश्चात, अर्थात स्त्रीत्व की विवक्षा में ञय प्रत्ययांत प्रातिपदिक से गीप प्रत्यय होता है। अर्थात तद्धित संज्ञक ञय प्रत्यय जिसके अंत में लगा हो, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। अब यदि हम इसका शब्द प्रयोग देखें तो यहाँ हमारा शब्द प्रयोग बनता है गार्गी। गार्गी का यदि हम विग्रह देखें तो गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति गार्गी। यह अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक शब्द बनता है। गर्ग गस, इस अवस्था में गोत्र अपत्य अर्थ में हमारा तद्धित संज्ञक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तद्धित संज्ञक प्रक्रिया में चूंकि गर्गादिभ्यो यय सूत्र तद्धित संज्ञक प्रत्यय का प्रावधान करता है, अतः गर्ग प्लस गस इस प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक यय प्रत्यय हुआ। गर्ग प्लस गस प्लस यय, यह अवस्था इस सूत्र से बनती है। जब प्रत्यय कृत अथवा तद्धित प्रत्यय जब किसी शब्द या प्रातिपदिक से परे लगते हैं तो सर्वप्रथम उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से। तो यहाँ ययंत होने के कारण गर्ग गस यय की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और जब प्रातिपदिक संज्ञा होती है और उस प्रातिपदिक में यदि कोई सुप विभक्ति होती है तो उसके लुक का विधान करता है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। तो यहाँ सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप विभक्ति का लुक हुआ, तब हमारी स्थिति बनी गर्ग यय। अब जैसा प्रत्यय में जो कार्य किया जाना है, सर्वप्रथम उन कार्यों को करते हैं। तो यय प्रत्यय में यदि हम देखें तो अंतिम वर्ण हल वर्ण है, अतः हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम नित्य अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा करता है, तो यहाँ अंतिम हल वर्ण है यकार, अतः उसकी इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का नित्य लोप हुआ करता है, अतः यय के यकार का यहाँ लोप हुआ। तब हमारी स्थिति बनी गर्ग य। अब यय प्रत्यय चूंकि तद्धित का है और यित प्रत्यय है, अतः सूत्र तद्धितेषु चामादेः यह बताता है कि यित प्रत्यय परे होने पर आदि अच को वृद्धि आदेश होता है। तो ये तो है, अतः गर्ग का आदि अच ग में अकार है, उसे वृद्धि आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति गार्ग य बनी। यशेति च सूत्र कहता है तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप होता है। तो यह प्रत्यय तद्धित का है, अतः भ संज्ञक टी गार्ग में अंतिम अच वर्ण जो होता है वह टी संज्ञक होता है, अतः गार्ग का अंतिम आकार जो है वह भ संज्ञक टी है, अतः उस आकार का लोप हुआ, तब हमारा प्रयोग बना गार्ग य। अर्थात संयोग यदि हम कर दें इसका तो तद्धितांत शब्द बनता है गार्ग्य।
अब इस अवस्था में हम स्त्रीत्ववाची प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में जिन सूत्रों का प्रयोग हम करेंगे यहाँ, वह है सर्वप्रथम न्ययश्च। इस सूत्र से न्यय प्रत्ययांत गार्ग्य प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। जैसा हमने प्रारंभ में ही सूत्र का अर्थ देखा था, न्यय प्रत्ययांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। तो यहाँ गार्ग्य शब्द न्यय प्रत्ययांत है, अतः स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हुआ। अब गीप प्रत्यय में जो कार्य करने हैं उन कार्यों को करेंगे। तो सर्वप्रथम गीप में हम देखें तो अंतिम वर्ण हल वर्ण है, अतः हलंत्यम सूत्र से गीप के पकार अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का नित्य लोप होता है, अतः इत संज्ञक पकार का लोप हुआ। तब हमारी स्थिति बनती है गार्ग्य गी। अब गी में यदि हम देखें प्रत्यय के आदि में क वर्ग का वर्ण है, अतः लशको तद्धिते सूत्र यह बताता है कि किसी भी प्रत्यय के आदि में स्थित क वर्ग का यदि कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। तो गी क वर्ग का पंचम वर्ण है, अतः पंचम वर्ण गकार की इत संज्ञा हुई। और तस्य लोपः, जैसा कि हम बारंबार देखते हैं कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप करता है, अतः गकार की इत संज्ञा हुई। तब हमारी स्थिति बनी गार्ग्य ई। अब यहाँ पर ईकार परे है, अतः यस्येति च सूत्र कहता है कि ईकार परे होने के कारण भ संज्ञक टी का लोप होता है। भ संज्ञक टी क्या होती है? यचि भम से अच परे होने पर पूर्व वर्ण समुदाय की भ संज्ञा होती है। अचो अंत्यादि टी से अंतिम अच भ संज्ञक का अंतिम अच जो होता है उसकी टी संज्ञा होती है। अतः यस्येति च सूत्र कहता है इकार परे होने पर भ संज्ञक टी, यहाँ अंतिम अकार जो है य में वह भ संज्ञक टी हुई, अतः उसका लोप हुआ। तदुपरांत हलस्तद्धितस्य सूत्र कहता है कि हल गकार से परे तद्धित प्रत्यय के उपधाभूत यकार का लोप होता है ईकार परे होने पर। तो गार्ग्य में यकार उपधा में था, तो हल वर्ण ग से परे उपधाभूत यकार का लोप हुआ ईकार प्रत्यय परे होने पर। और यकार किसका था? तद्धित प्रत्यय का था। तो सूत्र कहता है कि हल वर्ण से परे तद्धित प्रत्यय के उपधाभूत यकार का लोप हो ईकार परे होने पर। तो यहाँ हम देखें तो गार्ग्य में जो यह हल बचा था उसका लोप हो गया, तब हमारी स्थिति गार्ग प्लस ई बची। संयोग करने पर गार्गी शब्द निष्पन्न होता है। यह गार्गी शब्द स्त्रीत्व की विवक्षा में निष्पन्न हुआ। अब हम शब्द से पद बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें तो वही प्रक्रिया लगातार हम प्रयोग में लेते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं का यहाँ भी प्रयोग किया जा रहा है। सर्वप्रथम स्वौज समौट षष्ठाभ्याम इत्यादि जो यह सूत्र है, इस सूत्र के साथ सुपः, प्रत्ययः, परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों की सहायता से हमें सुप विभक्तियों की प्राप्ति होती है ज्ञेयंत, आबंत और प्रातिपदिक से परे। तो यहाँ हमारा शब्द गार्गी है, ज्ञेयंत शब्द है, उससे परे सुप विभक्तियों की प्राप्ति हुई। प्रथमा विभक्ति एक वचन में द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से
सुविभक्ति प्राप्त होती है, तब हमारी स्थिति बनती है गार्गी सु। तदुपरांत सु में यदि हम देखें तो सुविभक्ति सर्वप्रथम तो उपदेश है। उपदेश किस स्थिति में है कि जो चीज सूत्र से प्राप्त हुई है, हमारे पूर्व आचार्यों के द्वारा कही गई है, वह उपदेश होती है। तो यहाँ सुविभक्ति सूत्र से प्राप्त हुई है, अतः उपदेश है। तो उपदेशेजनुनासिक इत, इस सूत्र से उपदेश में स्थित, अर्थात यहाँ उपदेश सु है, तो सु में स्थित अनुनासिक अच की इत संज्ञा का विधान करता है। तो यहाँ सु में अनुनासिक अच ऊंकार है, तो उसकी इत संज्ञा हुई, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप होता है, तब हमारी स्थिति बनती है गार्गी स। अब यहाँ सु का अप्रिक्त हल है, अतः, और यहाँ ज्ञंत शब्द है, तो ज्ञंत से परे सु के सकार का, अर्थात अप्रिक्त हल सकार का लोप विधान है। हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रिक्तम हल। हलंत शब्दों से परे, ज्ञंत शब्दों से परे, आबंत शब्दों से परे और दीर्घ शब्दों से परे सु के अप्रिक्त हल का, सु में अप्रिक्त हल सकार रहता है। ती के अप्रिक्त हल का ती में तकार रहता है, और सी के अप्रिक्त हल का सी में भी सकार रहता है। तो इन अप्रिक्त हल का इन अवस्थाओं में लोप होता है। हलंत शब्दों से परे, ज्ञंत शब्दों से परे, आबंत शब्दों से परे और दीर्घ शब्दों से परे सु और ती और सी के अप्रिक्त हल का लोप होता है। तो यहाँ सु का अप्रिक्त हल है सकार, तो इस सकार का लोप हुआ, तब हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गार्गी पद निष्पन्न होता है। तो यह प्रक्रिया निरंतर हमें देखने को मिलती है। किसी भी शब्द प्रयोग में यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में कोई पद सिद्ध करना है और वह हलंत, ज्ञंत और आबंत या दीर्घ शब्दांत है, तो उसकी यही 7 सूत्र 8 सूत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। धन्यवाद।